गुड इवनिंग। लेक्चर नंबर 3 आ गया आपके पास केमिकल काइनेटिक्स का। इसके अंदर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं रेट लॉ, ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर और बहुत ही अच्छा, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट अच्छे से देखें इसको। हम बात करने जा रहे हैं रेट लॉ की। हमने पिछले टॉपिक में बोला था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसमें काफ़ी अहम रोल करता है। हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, या रिएक्शन सपोज कर लो A प्लस B, या A रिएक्टेंट चेंजेस इनटू द B प्रोडक्ट। एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से एंड में ना जाके एंड से स्टार्टिंग में आऊँगा। इसको अलग तरीके से किया हुआ मैंने, लेकिन है थोड़ा इजी। अब सपोज कर लो rate of reaction is directly proportional to A raised to power n। एक ये फार्मूले पे ऊपर आपने काम करना है केमिकल काइनेटिक्स में। जिस बच्चे ने ये छोड़ दिया वो मान के चलना कि 2 नंबर 3 नंबर कट कर देना, हो सकता है उसको ये चैप्टर समझ नहीं आए। एक ये फार्मूला है, इसमें मैंने अभी दिखाया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़्ड टू पावर n। n क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर भी आपको मैं अभी समझाऊंगा। हो सकता है पहले ऑर्डर समझा दूं, या पहले हम बात कर रहे हैं अभी रेट लॉ की। तो रेट लॉ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। यस बेटा, रेट लॉ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट की। मैंने एक छोटी सी रिएक्शन लिखी है कि ए रिएक्टेंट की ये सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट आएंगे, कितने उसके मोल्स हैं, बी के बी हैं, इट विल गिव यू सी के सी एंड डी के डी। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन, आप हमेशा रिएक्टेंट पे ध्यान रखना। प्रोडक्ट का भी रोल होता है, लेकिन आप अभी रिएक्टेंट पे ध्यान रखना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़्ड टू पावर एक्स एंड बी रेज़्ड टू पावर वाई। लेकिन एक बात देखो, इधर यहाँ पे तो ए है और यहाँ पे B है। तो किसी भी रिएक्शन को, चाहे सपोज कर यूँ ले लो, N2 प्लस 3H2 विल गिव टू यू 2NH3। इसमें जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है, N2 की पावर 2 हो सकता है और H2 की पावर भी 2 हो सकता है। तो ये जो सोशियोमेट्री कोएफिशिएंट है ना, ये उसकी वो फाइनल नहीं है कि वही चीज़ है कि रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड कर रही है। पूछो क्यों? क्योंकि किसी भी, सबसे पहली बात, किसी भी रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड रेट लॉ, इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट एनी रिएक्शन इन दिस फॉर्मेट। तो ये वाला फॉर्मेट इसके तरह जो है, इसको हम थोड़ा और ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर n। n होगा ऑर्डर, अभी आपको समझाएंगे, उससे पहले रेट लॉ। अब ये जो रेट लॉ है ना, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इजी नहीं है उसको समझाना, इसलिए हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं। तो अब आप देखो, मैंने एक रिएक्शन लिखी जिसमें A के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल a है, B रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B है। सॉरी बेटा। अब जब हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हुए मैंने इस A को X से रिप्रेजेंट किया और इस B सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को Y से रिप्रेजेंट किया। यहाँ X और Y को हम X प्लस Y को ऑर्डर बोलते हैं, ये N होता है। अब ये नोट कर लेना, समझाऊंगा आगे। तो फिर ये आया कैसे, A की जगह X कैसे हो गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो रेट लॉ है ना, या रेट एक्सप्रेस करना, that depend upon the, that will come from the experiments।
ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आया है। जैसे मैंने अमोनिया के केस में लिखा N2 + 3H2 इट गिव्स you 2NH3। ये इक्वेशन ये वाला रेट लॉ फॉलो करती है। तो यहाँ मैंने N2 की जगह आना तो 1 चाहिए था, लेकिन मैंने 2 लिख दिया। वहाँ भी मैंने 3 आना चाहिए था, लेकिन 2 लिख दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला इन्होंने। सो इट कैन बी 0, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी एनीथिंग। तो रेट लॉ, dependence of rate of reaction on concentration is experimental data. Then come on the next point. अब आपको पता चला कि किसी भी रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कहलाता है रेट लॉ। अब जो रेट लॉ को हम आजकल फॉलो करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं। सबसे पहले हमारे पास एक गोल्डबर्ग एंड वागे साइंटिस्ट था। उन्होंने ये बोला, जैसे मान लो मैं 2 एग्जांपल लिख के समझाता हूँ। ये ए के ए मॉलिक्यूल है, ये बी के बी है, इट गिव्स यू सी के सी एंड डी के डी। अभी समझा रहा हूँ। तो हमने लिखनी है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, या डायरेक्टली बोर्ड से लिख लो पहले, ए की पावर ए, बी की पावर बी। इसको थोड़ा सही कर दिया मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर ए, बी की पावर बी। ये जो है ना बेटे, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि गोल्डबर्ग और वागे ने दिया था। गोल्डबर्ग एंड वागे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये स्टार्टिंग में कुछ इक्वेशंस पे, कुछ केमिकल रिएक्शंस पे एप्लीकेबल था। इसको समझाता हूँ। इसने यूं बोला, अब हम इसी के साथ इसको बाद में समझाता हूँ, पहले रेट लॉ लेता हूँ, तो दोनों कंपैरिजन करके समझाएंगे। अब रेट लॉ में क्या हुआ, ए के अल्फा है, बी के बीटा है, प्रोडक्ट कुछ मर्जी लिख लो, सी के सी, डी के डी, हमको अभी प्रोडक्ट में जाना ही है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। अब पंगा बढ़ गया ना। अब यहाँ पे ए था, ये बी था, लेकिन यहाँ पे तो अल्फा हो गया ना। चाहे आप यहाँ लिख सकते थे कि ए की ए, बी की बी, और यहाँ पे मैंने अल्फा और बीटा कर दिया। अब इसको एक थोड़ा सा देसी तरीके से समझो। गोल्डबर्ग एंड वागे के अकॉर्डिंग पुराने ज़माने में अगर मान लो एक घर में 10 बंदे हैं, तो उस घर का बनना एट एनी सेम टाइम इट वाज फोर्स। मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक घर में अगर 10 बंदे हैं, तो घर का बनना और चलना वो 10 बंदों पे डिपेंड होता था। घर बनता भी 10 बंदों से था, घर चलता भी 10 बंदों से था। तो वो तो लॉ था, लॉ ऑफ मास एक्शन, की रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन ऑल दी स्पीसीज प्रेजेंट या पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। अब डिस्कवरी होती गई। अब आया रेट लॉ। रेट लॉ कहता है कि भाई घर का बनना तो 10 बंदों से हो सकता है, घर का बनना तो 10 बंदों से हो सकता है, लेकिन घर का चलना उसी बंदे से होगा जो कमा के लाएगा। तो मेरी बात समझ आई? यहाँ पे अल्फा क्यों लिया गया? विच आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग रिएक्शन। ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बट दे डिड दिस थिंग बाय एक्सपेरिमेंटली। नंबर ऑफ टाइम दे हैव डन एक्सपेरिमेंट। और हमेशा जब न्यूमेरिकल करो तो ध्यान रखना, इक्वेशन वो देगा, नीचे बोलेगा कि इसको फॉलो करता है। तो आपने जितने भी न्यूमेरिकल करने हैं लिखा होगा नीचे कि दिस इक्वेशन फॉलोज दिस रेट लॉ, देन यू हैव टू टेक द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस लॉ। ये तो होगी रेट लॉ के बारे में बात। ये स्टार्टिंग में था, ये हम आजकल फॉलो करते हैं, या यूं कह लो कि अल्फा और बीटा एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग रिएक्शन है। इज इट क्लियर? एंड दिस वी विल गेट ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट। नाउ टू रिप्रेजेंट एनी इक्वेशन इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ
एक्सप्रेशन। ये नोट कर लो, फिर वापस चलते हैं पहले वाले फार्मूले के ऊपर। तो रेट लॉ समझ आ गया आपको, इज क्लियर? इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन, वो रेट लॉ। चलिए आगे नेक्स्ट। अभी हमने बोला कि कोई भी रिएक्शन है, A gives to you B and I have to write down the rate law. So rate law will become A plus B gives you C plus D। अभी कुछ और करते हैं, चलो A के अल्फा ले लो, B के बीटा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। It is directly proportional to A raised to power alpha and B raised to power beta. Now come on this thing. अब rate of reaction equal to K, A की power alpha and B की power beta। ये रेट लॉ रिप्रेजेंट हो गया। अब ये जो है ना K, ये रेट कांस्टेंट है, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब इनकी मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास यूनिटी हो जाएगा, व्हेन, ये आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन द molar concentration of reactant is taken unity, then this K is also known as specific reaction rate। specific reaction rate, this has been appeared in CBSE exam in before 4-5 years of 1 mark। एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंस क्या है, रेट लॉ क्या है, रेट लॉ ऑर्डर क्या है, इसको रेट लॉ बोलते हैं, रेट ऑर्डर एक्सप्रेशन बोल देते हैं। उससे घबराना नहीं है, घर बैठ के करना नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में डालना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपके पास ये चला, अब आप अच्छे बच्चे हो ना, तो घर पे बैठ के रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के डिफरेंस कर लेना। जहाँ सीबीएसई में डिफरेंस आ जाएगा वहाँ क्वेश्चन आ जाता है, तो जितने भी डिफरेंसेस हैं वो अच्छे से करने हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, अभी आपको मैं यूनिट सिखाऊंगा, पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ को और अच्छे से समझा लूँ। इसका यूनिट ये कंसंट्रेशन के साथ डिपेंडेंट करती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसका अलग अलग के साथ अलग अलग आएगा, वो सिखाऊंगा। ये आपने छोड़ना नहीं है डिफरेंस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ कम विद मी अगेन ऑन दैट इक्वेशन। ये रेट लॉ आपके पास हो गया। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज, अब रेट लॉ के बाद इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। पहले एक चीज डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है वो, तो सिखाने जा रहा हूँ, है बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो हमने लिया, मान ली ए रिएक्टेंट बी में चेंज हो रहे हैं, हमने निकाला रेट ऑफ रिएक्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़्ड टू पावर एन। जैसे मैंने पहले किया था ना, ए के एक्स ले लो, बी के वाई ले लो, इट गिव्स यू एनी प्रोडक्ट। हमको प्रोडक्ट में भी डील नहीं करना है, या ए के हमने क्या लिए थे, इस ए के ए लो, इस बी के बी लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने किया था इक्वल टू के ए की पावर एन, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये चेंज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। ये ए इसलिए नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, कुछ और आएगा एक्सपेरिमेंटली। तो ये जो एन है ना, अब यहाँ पे आ जाओ वापिस, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के
ए की पावर n। ये n है ना, n है ऑर्डर। तो यहीं पे आप वापस इधर आओ, x प्लस वाई दैट इज नोन एज n एंड दैट इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑर्डर समझ आ गया आपको? अब हमने क्या करना है, ये ओवरऑल ऑर्डर समझ आ गया। और अब आपके पास ऑर्डर के टाइप्स हैं। अब आप इसी के साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 घर पे बैठ के कर लेना। एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट की, उसके अंदर ऑर्डर के टाइप समझाऊंगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बी विद मी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी बहुत अच्छी सपोर्ट्स आ रही है, बहुत आपका योर ब्लेसिंग इज विद मी एंड आई एम होपिंग सो दैट आई एम लिटिल बिट कोऑपरेटिंग टू यू through these video lecture. Earlier it was tough, now I am becoming habited of this one. So goodbye बच्चे, bye bye, nice day.